हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इस चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है निर्वाण सीरीज। निर्वाण सीरीज जो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इस सीरीज के अंतर्गत मैंने सभी सब्जेक्ट के हिंदी संस्कृत को छोड़कर सभी सब्जेक्ट में लगभग 500 क्वेश्चंस करवाने की बात कही है। आप अगर मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। जो क्वेश्चन बचे हैं वो कंटिन्यू सीरीज चल रही है। जैसा कि आपको पता है, आपके सामने अभी आपको यहाँ सोशल साइंस सब्जेक्ट लिखा दिख रहा होगा। सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव लमसम ऑब्जेक्टिव में लेकर आई हूँ एक ही साथ, है ना। तो आप देखेंगे कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और जिसमें आपको कठिनाई जा रही है उसको आप नोट डाउन कर ले। सीरीज इससे बाहर अब कुछ नहीं। ये सीरीज बहुत सारी किताबों को छानने के बाद, बहुत सारी किताबें मतलब कि कुछ अनसोल्ड पेपर, कुछ आपके सैंपल पेपर, कुछ लास्ट ईयर के पेपर, सबको देखने के बाद पूरी बनाई गई है। ठीक है। तो ये सीरीज जो है, इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको ये देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको तकरीबन 10 तक के करा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करवा चुकी थी, जिसमें से एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताया है कि नेपोलियन इज द गिवन पिक्चर इज डिपेक्टेड एज अ पोस्टमैन, व्हाट डू इच लेटर फैलिंग फैलिंग फ्रॉम हिज बैक रिप्रेजेंट। मतलब कि एक चित्र आपको दिया हुआ है। जस्ट वेट, एक सेकेंड, निकाल लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। एक चित्र आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, वो नेपोलियन है। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नेपोलियन दिखेगा। अब वो कह रहा है कि इसके पीछे एक बैग है और इस बैग में से लेटर गिर रहे हैं। ये लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हिंदी में बात करें तो कर लेते हैं। दिए गए चित्र में नेपोलियन को एक डाकिया के रूप में दर्शाया गया है और उसके बैग से गिरने वाले प्रत्येक चित्र क्या दर्शाते हैं? तो हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये देखिए, ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो आप दिमाग लगाएं। हालांकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको? उसके द्वारा लड़े गए युद्धों की संख्या है, या पत्र उन्होंने राजाओं को जो पोस्ट किए, या उसके द्वारा खोए गए क्षेत्र है, या उसके द्वारा जीते गए क्षेत्र? तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके द्वारा जो खोए हैं, है ना, युद्ध में जो उसने लॉस्ट कर दिए हैं, जो खो दिए हैं, वो क्षेत्र हैं। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, लॉस्ट बाय हिम, उसके द्वारा खोए गए क्षेत्र है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसे पढ़िएगा। ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 10 तक पढ़ा दिया था। जिन भी बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो मोस्टली इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप देखेंगे तो ये रहा स्क्रीन पर। द frequent story of remind us that no system is entirely without shortcomings. Even democracies identify the big issues being referred to form the option given. अगर हिंदी में बात करें तो यह रिक्त स्थान है कि लगातार कहानियां हमें याद दिलाती है कि कोई भी प्रणाली पूरी तरह से कमियों के बिना नहीं है। सही बात है। प्रणाली को देख लें या किसी भी चीज को देख लें, सब में कुछ ना कुछ कमी है। इवन जो हमारा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उनमें भी कुछ ना कुछ कमी है। ये चार कमी आपको दी हुई है ऑप्शन में, है ना। इन चार में से क्या हमारी डेमोक्रेसी पर सुटेबल है, डेमोक्रेसी पर सॉलिड बैठता है, वो आपको इसमें से बताना है।
तो देखो, निर्धनता कोई कमी डेमोक्रेसी पर नहीं बैठती है ना। निर्धनता तो एक मतलब क्राइटेरिया क्षेत्र है, तो ये कमी नहीं हो सकती। जो इसका मेन ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का, करप्शन, भ्रष्टाचार। है ना, आप लोगों को पता है कि भ्रष्टाचार हमारी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसी को हम इसी के ऑप्शन के रूप में देखेंगे। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मैन फैक्टर दैट लीड टू द राइज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज। है ना, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। क्या बोल रहा है ये? मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल इन इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण भारत में एक ही स्तर पर कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ है? आपको वह कारण ढूंढना है जिसके कारण भारत में एक ही स्तर पर बहुत सारे राजनीतिक दलों का क्या हुआ है? उदय हुआ है। तो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, एक संघीय राजनीतिक प्रणाली नहीं, यह कारण बिल्कुल भी नहीं है। वैलिड इकोनॉमिक कंडीशन, विविध नहीं, इस पे भी पॉलिटिकल पार्टी का उदय नहीं हुआ है। भाषाई क्षेत्रीय विविधता, या फिर आप देख सकते हैं लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, साक्षरता और राजनीतिक जागरूकता का निम्न स्तर। तो जो इसका सुटेबल आंसर होगा वो आंसर होगा आपका लैंग्विस्टिक एंड द रीजनल डाइवर्सिटी, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता। देखिए, क्वेश्चन लिखे ये जरूरी नहीं है, आप वीडियो को ही देख सकते हैं बार बार। इसलिए मैं इकट्ठा एक साथ 2-3 घंटे का वीडियो नहीं बना रही हूँ। 15 से 17 मिनट का वीडियो है, आप बार बार इसे देखें तो आपको लर्न हो जाएगा। जब पढ़ने की इच्छा ना करे, पढ़ने से आप उब गए हैं, तब आप वीडियो देख लें। है ना, इससे भी आपको ज्ञान मिलेगा और निश्चित ही आपकी जो सफलता है उसमें चार चांद लगेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ट्रू मीनिंग है किस चीज के लिए? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स एज अ नेसेसरी ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। निम्नलिखित में कौन सा एक लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक घटकों में महिलाओं के समान उपचार का सही अर्थ है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा महिलाओं के उपचार के लिए एक सही उद्देश्य होगा या एक सही अर्थ को डिनोट करेगा। तो आप पहला ऑप्शन पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस कथन की व्याख्या करता हो या इसके अकॉर्डिंगली क्या होता हो, बिल्कुल सुटेबल होता हो। वुमेन आर ऑलवेज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। महिलाओं के साथ हमेशा सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है। ये होता है क्या? आप खुद ही सोचे। इट इज नो इरेजर फॉर वुमेन टू लीगली वेजेस स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। अब महिलाओं के लिए कानूनी रूप से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना आसान हो गया है? या मोस्ट सोशलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आर नो वुमेन डोमिनेटेड। दुनिया भर के अधिकांश समाज का में अब महिला प्रधान है। आपको जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के समान उपचार। महिलाओं के समान उपचार किस वजह से पॉसिबल है? महिलाएं आज अपने हक के लिए लड़ सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। इट इज नो easier for women to legally versus struggle for their rights। अब महिलाओं के लिए कानूनी रूप से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना क्या हो गया है? आसान हो गया है। पहले की अपेक्षा अब क्या हो चुका है? आसान हो चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट्स गिवन below and choose the correct
आंसर या ऑप्शन। दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिए हैं, आपको बताना है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या दूसरा करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है, या पहला करेक्ट है दूसरा नहीं, या दूसरा है पहला नहीं, या दोनों ही नहीं। ये आपको बताना है। स्टेटमेंट को केयरफुली आप रीड करेंगे, उसके बाद आप इसकी तह तक पहुंचेंगे। कम्युनल mindset can lead to effort to secure political influence for a specific religious group। पढ़ना है आपको, 2 से 3 बार पढ़ो इसको। फिर है members of the majority community may seek to create a separate political entries as a response to such dynamics। इसमें अब क्या होना चाहिए, पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक सांप्रदायिक मानसिकता एक विशिष्ट सामूहिक समूह के लिए राजनीतिक प्रभाव को सुरक्षित करने के प्रयास को जन्म देती है। फिर से पढ़िए। एक सांप्रदायिक मानसिकता, जो सांप्रदायिक मानसिकता है हमारी धर्मों को लेकर, विशिष्ट धार्मिक समूह के लिए राजनीतिक प्रभाव को सुरक्षित करने के प्रयास को जन्म देती है। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि अभी चल ही रहा है। बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य इस तरह की गतिशीलता की प्रतिक्रिया के रूप में एक अलग राजनीतिक इकाई बनाने की मांग कर सकते हैं। अब इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। चलो अपन ऊपर से देख लेते हैं ना, पहले कौन सा सही होना चाहिए, उसके बाद अपन देखते हैं। देखिए, एक सांप्रदायिक जो मानसिकता के लोग हैं, बिल्कुल विशिष्ट धार्मिक समूह के लिए राजनीतिक प्रभाव को सुरक्षित करने के प्रयास को बिल्कुल जन्म दे सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सही है। सेकंड पूर्णतः गलत है। तो ओनली अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये बिल्कुल सही है, पहले ही ऑप्शन इसका मिल गया अपने को। फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, और सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 15 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू Ernest Renan, which of the following is not an initial condition for being a nation? अर्नस्ट रेनन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र होने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? कौन सा राष्ट्र होने के लिए एक आवश्यक शर्त नहीं है? अब सोचिए, क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, लेकिन अपना दिमाग तो लगा सकते हैं। हैविंग कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, अतीत में सामान्य महिला होना, वर्तमान में सामान्य इच्छा होना, एक आम भाषा और जाति साझा करना, एक साथ महान काम करना। अब वो क्या पूछ रहा है, कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? अन- है ना? क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वर्तमान की बात कर रहा है, और हम यहाँ अतीत की बात कर रहे हैं। तो ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वो नहीं पूछ रहा है कौन सी है, ये नहीं बोल रहा है, कौन सी नहीं है। तो अतीत में सामान्य महिला होना, अतीत का अभी से क्या लेना देना, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नॉन मैट्रिक आपको बताना है। तो देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बता देंगे, है ना? धातु खनिज कौन सा नहीं है वो बताना है। आपको अच्छे से पता है, प्लेटिनियम होता है, मैग्नीज होता है, बॉक्साइट होता है। लेकिन नेचुरल जो गैस है, ये गैस है ना, धातु खनिज नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या 1। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अज्यूम आर 4 फैमिलीज। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप मैथ्स का सहारा लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना? अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी। इफ द इनकम ऑफ द each family is 6,000, 4,000,
7,000, 3,000. Then find out the average income of the locality from the following option. है ना? हिंदी में एक ऑप्शन कम लिखा गया गलती से. 6,000 है, 4,000 है, 3,000 है. 7,000 नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं. कह रहा है कि 4 फैमिली है जिसकी आय कितनी है, प्रत्येक की आय 6,000, 4,000, 3,000 और 7,000 है. तो आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है. आपको बहुत अच्छे से पता है, औसत के लिए जो संख्याएं हमको दी हुई है उनको जोड़ दो और जितनी आपको डिजिट दी है उससे डिवाइड कर दो. कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4. तो 7,000, 3,000 मतलब 10, 14, 20. कितना हो गया ये? 20,000. और उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम? 4 से. तो 4 5 जा 20. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5,000 रुपीज. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज लाइक करें और शेयर करें. सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन लाइक शेयर करें, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. 18 क्वेश्चन कहता है, when many countries of Europe came to form the European Union was chosen is its headquarters. 18 नंबर का क्वेश्चन. जब यूरोपीय संघ से यूरोप के कई देश आए तो इसका मुख्यालय कौन सा चुना गया? क्या ज्यूरिख था? क्या लंदन था? क्या पेरिस था? क्या ब्रुसेल्स था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ब्रुसेल्स. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं. हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हु वाज द राइटर ऑफ द हिंद स्वराज? हिंद स्वराज के लेखक कौन है बताएं. अज्यूम भी कर सकते हैं. क्या रविंद्रनाथ टैगोर है? जवाहरलाल नेहरू है? महात्मा गांधी है? या बी आर अंबेडकर है? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ना तो रविंद्रनाथ टैगोर, ना जवाहरलाल नेहरू, ना बी आर अंबेडकर. इसका राइट ऑप्शन है महात्मा गांधी. अब क्वेश्चन नंबर 20. इसके बाद से फिर हम अगली अगली वीडियो में बनाएंगे. 10-10 क्वेश्चन डेली करना है. खलीफा कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड के लिए. सभी बोर्ड्स मतलब एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. खलीफा कमेटी मतलब खलीफा जो संगठन है वाज फॉर्मेड 1990. तो पहली बात तो ये पता चल गया आपको कि खलीफा कमेटी 1919 में बनी है ना. तो ये कौन सी सिटी में बनी थी वो आपको बताना है, कहाँ पर. तो इसका जो राइट आंसर है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. एक है अमृतसर, एक है लखनऊ, एक है बॉम्बे, एक है दिल्ली. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉम्बे. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी आप एमसीक्यूज को पढ़ लें अच्छे से. एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि या तो हाँ होगा या ना होगा. अगर हाँ हो गया तो नंबर काटने के कोई चांस नहीं है. मैं बार बार कह रही हूँ, इस पे अच्छे से पकड़ बनाए, क्योंकि जो बच्चे परसेंट बनाना चाहते हैं वो भी बिना एमसीक्यूज के कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो भी बिना एमसीक्यू के कुछ नहीं कर पाएंगे. तो फुल्ली फोकस रखें आप. जैसे ही वीडियो आता है पढ़ लें आप इसको. इसमें तो कोई नुकसान तो है नहीं, आप इसको पढ़ लें. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच.